प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का माय यूट्यूब चैनल हरिमोहन सर नर्सिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम जो पढ़ा रहे हैं साइकेट्रिक नर्सिंग का टॉपिक एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर पढ़ा रहे हैं, जो कि सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में से एक है। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, इटियोलॉजी के बारे में समझेंगे, साइन सिम्टम के बारे में समझेंगे एंड डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं कि एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर इंट्रोडक्शन। जो एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर है, इसको एल्कोहलिज्म कहा जाता है और एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर को एल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम भी कहा जाता है। जो एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर है रेफर्स करता है एबनॉर्मल यूज ऑफ एल्कोहल डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑन सोसाइटी, इंडिविजुअल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर। यदि हम देखें इसकी डेफिनेशन समझने का प्रयास, तो एल्कोहल डिसऑर्डर इज मेडिकल कंडीशन। क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है, इन्वॉल्व हैवी एंड फ्रिक्वेंट एल्कोहल बेवरेज कंज्यूम व्हेन इट कॉज प्रॉब्लम बिहेवियर, साइकोलॉजिकल हो सकता है बिहेवियर, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एंड फिजिकल हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। दोबारा देखेंगे, एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर इज मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व हैवी एंड फ्रिक्वेंट यूज ऑफ एल्कोहल व्हेन इट कॉजेज इमोशनल डिस्ट्रेस, फिजिकल हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। यदि हम इसकी डेफिनेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एल्कोहल अब्यूज और एल्कोहलिज्म के अनुसार देखें, तो एल्कोहल यूज डिसऑर्डर इज एन इम्पेयर्ड एबिलिटी टू स्टॉप या कंट्रोल एल्कोहल यूज डिस्पाइट एडवर्स इफेक्ट ऑन सोशल, इंडिविजुअल, प्री ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंस। अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एल्कोहल अब्यूज एल्कोहलिज्म के अनुसार जो एल्कोहलिज्म डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं वो एल्कोहल यूज को स्टॉप करने में असमर्थ होते हैं, इनेबल होते हैं, जबकि उनको पता होता है कि वह एल्कोहल उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनका जो समाज के प्रति बॉन्डिंग है उसके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। यदि हम इसके साइन सिम्टम के आधार पर इसके डेफिनेशन करने का प्रयास करें, तो एल्कोहलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टॉलरेंस, प्री ऑक्यूपेशनल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ कंजप्शन एल्कोहल डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसी ऑफ ऑन हेल्थ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एल्कोहलिज को यदि हम प्रदर्शित करें, तो एल्कोहलिज्म जो व्यक्ति होते हैं उनको देखने का प्रयास करें, तो उनको तीव्र इच्छा होती है किसकी? एल्कोहल पीने की। कहीं भी जाएं, कैसी भी व्यवस्था हो, लेकिन उनको एल्कोहल पीना है तो पीना ही है। जबकि उनको वो इस तरह टॉलरेट हो चुके होते हैं, ऐसे व्यक्ति एल्कोहलिज्म होते हैं वो, कि जब तक वो जो पूर्व में जो उन्होंने मात्रा ली है उससे ज़्यादा मात्रा नहीं ले, तब तक वो जो एल्कोहल है उन पर किसी तरह के प्रभाव नहीं छोड़ेगी और जो अपनी जो एक्टिविटी है उसकी पूर्वानुसार नहीं हो पाएगी। लगातार उसका उपयोग करेंगे, जबकि उनको पता है कि यह हमारी सोसाइटी पर, उनकी व्यस्त जिंदगी पर, बिहेवियर पर, स्वास्थ्य पर हानिकारक परिणाम छोड़ रहे होते हैं। कि यदि हम इसकी प्रॉपर्टी समझने का प्रयास करें, तो अल्कोहल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लियर लिक्विड होती है,
क्लियर कलर्ड लिक्विड होता है इसका, विथ ए स्ट्रॉन्ग वर्निंग टेस्ट। इसका वर्निंग टेस्ट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। यदि हम इसका देखें, स्पेशली टर्म देखें, तो ये एथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जो कि फर्मेंटेशन से बनता है, किसके? शुगर की फर्मेंटेशन से। जो मार्केट में जो अल्कोहल की प्रॉपर्टी है वेरियस लेवल पर अवेलेबल है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 1.5% से लेकर 60% तक अवेलेबल होती है। जो अल्कोहल है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? डिप्रेशन करता है, डिप्रेशन करता है, और विथ एबिलिटी होती है इंड्यूज अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन एंड डिपेंडेंसी प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जो इसकी प्रॉपर्टी है वो डिपेंडेंस को प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है। यदि हम इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखें तो ब्लड में इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, हायर होता है देन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के बजाय इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हाई होता है। यदि कोई व्यक्ति खाना खाया हुआ है तो इसमें जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसकी स्लो हो जाती है। अकॉर्डिंग टू इसके अल्कोहल की मात्रा के आधार पर जो अल्कोहल की स्थिति है उसको 4 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। यदि किसी व्यक्ति के 100 ml ब्लड में, यदि किसी व्यक्ति के 100 ml ब्लड में 80 से 100 mg अल्कोहल की मात्रा है तो वो कंडीशन उसकी इंटॉक्सिकेशन की होगी, अर्थात नशे में चूर वाली स्थिति होगी। ऐसा व्यक्ति नशे में चूर रहेगा, मदमस्त रहेगा। और यदि उसके ब्लड में 100 ml ब्लड में यदि 200 से 250 mg अल्कोहल अवेलेबल है तो ऐसा व्यक्ति की बॉडी में टॉक्सिक स्थिति क्रिएट होगी। और यदि कोई व्यक्ति किसी 100 ml ऑफ ब्लड में यदि 300 mg अल्कोहल अवेलेबल है तो ऐसा व्यक्ति लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस कर चुका होगा। और यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में जो अल्कोहल की मात्रा है 500 mg, इन 100 ml ब्लड के अंदर 500 mg अल्कोहल है तो वह उसके लिए बहुत ही घातक स्थिति होगी। ऐसी स्थिति को कहते हैं हम फैटल कंडीशन। यदि हम प्रेवलेंस और इंसिडेंस देखें अल्कोहल का, तो अल्कोहल का प्रेवलेंस इंसिडेंस क्या है? अल्कोहल यूज इज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत की सबसे मुख्य समस्या क्या है? अल्कोहल का यूज है। जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से 4.6% लोग हैं वो बिटवीन एज 10 से 75 ईयर्स के लोग हैं। वो 14.6% लोग क्या है? अल्कोहल का यूज करते हैं। 14.6% लोगों में से भी यदि देखें हम तो जो लोग होंगे वो कितने होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 116 मिलियन लोग, 60 मिलियन लोग अल्कोहल के कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। और जिनमें से जो 160 मिलियन लोग हैं उनमें से 50.6 मिलियन लोग हैं वो अल्कोहल के डिपेंडेंसी होंगे या फिर अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर के शिकार लोग होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं आसानी से कि जो हर तीसरे व्यक्ति को एक चिकित्सकीय व्यवस्था की आवश्यकता होगी, एक चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होगी, ये कह सकते हैं। यदि अकॉर्डिंग ICD-11 के अनुसार, ICD-11 क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज ऑफ मेंटल हेल्थ, या मेंटल हेल्थ की जो डिजीज है उनको अकॉर्डिंग ICD-11 के तहत जो क्लासीफाई किया गया है अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर को 6C40 के अनुसार किया गया है, में रखा गया है।
यदि कोई व्यक्ति एपिसोड ऑफ हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल का में आता है तो उसको 6C40.0 में रखा गया है, क्लासीफाई किया गया है। यदि कोई व्यक्ति हार्मफुल पैटर्न ऑफ यूज ऑफ एल्कोहल हार्मफुल पैटर्न का यूज करता है, एल्कोहल को हार्मफुल पैटर्न के तरीके से एल्कोहल को यूज करता है तो उसको 6C40.1 में रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति एल्कोहल डिपेंडेंसी का शिकार हो रहा है, एल्कोहल पर डिपेंडेंट हो गया है, तो उसको 6C40.2 में रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में है तो उसको 6C40.3 में रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति में एल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम आ रहे हैं तो उसको 6C40.4 में रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को एल्कोहल के कारण डिलीरियम की कंडीशन क्रिएट हो रही है तो उसको 6C40.5 में क्लासीफाई किया गया है। और यदि किसी व्यक्ति को एल्कोहल के कारण एल्कोहल इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं तो उसको 6C40.6 में रखा गया है। और यदि एल्कोहल के कारण किसी प्रकार के अदर इंड्यूस डिसऑर्डर हो रहे हैं तो उसको 6C40.7 में क्लासीफाई किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के जो इटियोलॉजी थी वो सेम टू सेम एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर की इटियोलॉजी हो सकती है। मैंने 4-6 प्रकार की आपको कॉजेज बताए थे सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के, तो आप इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं उनको। तो एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर के जो कॉजेज है वो देख सकते हैं हम। बायोलॉजिकल कॉजेज, बिहेवियरल कॉजेज हो सकते हैं, सोशल कॉजेज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, या फिर ईजिली अवेलेबल ऑफ ड्रग्स या ईजिली अवेलेबल और अल्कोहल, या फिर कोई व्यक्ति साइकेट्रिक डिसऑर्डर से ग्रसित है तो भी एक कारण हो सकता है कि वह व्यक्ति एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। ये कुछ कॉजेज हैं जिनके कारण व्यक्ति एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है या एल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। यदि हम पहचान कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे कि वो व्यक्ति एल्कोहलिज्म है या फिर एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम से ग्रसित है या एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर का शिकार है। तो उसके लिए हमें पहचानने के लिए हमें साइन सिम्टम पता होना चाहिए। तो ऐसे लोग क्या है कि जो एल्कोहल को कंज्यूम है मोर और लॉन्गर देन प्लान, जो उन्होंने प्लान किया है उससे ज़्यादा पिएंगे, ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करेंगे। या फिर कह सकते हैं कि आज वो 1 कप पीने का प्लान कर रहा है, लेकिन वो जब 1 कप पीने के बावजूद भी अपनी जो एल्कोहल कंज्यूम करने की कैपेसिटी है उसको रोकने स्टॉप करने में इनेबल होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यदि साइन सिम्टम और एल्कोहलिज्म अब्यूज डिसऑर्डर के देखें हम, तो पहला साइन सिम्टम होगा कंज्यूम ऑफ एल्कोहल मोर एंड लॉन्गर देन प्लान। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो उसकी प्लानिंग है उससे ज़्यादा कंज्यूम करेगा एल्कोहल को। और यदि हम देखें इसका दूसरा साइन सिम्टम देखें, कंज्यूम ऑफ एल्कोहल मोर डेस्पाइट हार्मफुल हेल्थ इश्यू, उसके हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है फिर भी वो क्या है उसके एल्कोहल को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ज़्यादा पिएगा। ऐसे व्यक्तियों में क्या है, अगला साइन सिम्टम देखें तो लीगल प्रॉब्लम रिलेटेड टू एल्कोहल। एल्कोहल के कारण ऐसे लोग क्या है कि जो कानूनी समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ए डिजायर टू कट बैक बट अनेबल टू डू सो, ऐसे व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि हम ये छोड़ दें, नहीं पिए, एल्कोहल का यूज नहीं करें, कंज्यूम नहीं करें, लेकिन वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होते, अनेबल होते। तो ए डिजायर टू कट बैक
अनएबल टू डू सो। ऐसे व्यक्तियों में लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ देयर हॉबीज ड्यू टू ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के कारण ऐसे लोग अपने जो हॉबीज हैं, अपनी जो रुचि है, उनमें उनकी इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनकी रुचि कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कंटिन्यू कंज्यूम ऑफ एल्कोहल डेस्पाइट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लाइफ। उनका लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है, फिर भी वो ऐसे व्यक्ति क्या है कि इसको एल्कोहल को कंज्यूम करेंगे। ऐसे व्यक्ति इंसोम्निया के शिकार हो सकते हैं, डिफिकल्टी स्लीपिंग पैटर्न। ऐसे व्यक्तियों में फिजिकल विड्रॉल सिम्टम आ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का बॉडी वेट लो हो सकता है, लो बॉडी वेट। ऐसे व्यक्तियों में पुअर कोऑर्डिनेशन, उनका कोऑर्डिनेशन है वो समन्वय पुअर रहेगा, एक किसी व्यक्ति के साथ समन्वय नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को विजन प्रॉब्लम हो सकती है एंड हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों का जो इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन एंड मेमोरी, उनकी मेमोरी है इम्पेयर्ड रहेगी, अटेंशन इम्पेयर रहेगा। ऐसे व्यक्ति टैकिकार्डिया के शिकार हो सकते हैं, जीआई प्रॉब्लम हो सकती हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं एंड स्टूपर या कोमा में हो सकते हैं। यदि हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहल देखें तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहल को हम चार प्रकार से देख सकते हैं। कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, जीआई कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन एंड साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, 5 प्रकार से देख सकते हैं। जो कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन में देखें तो ऐसे व्यक्तियों में एरिथमिया कंडीशन हो सकती है। एरिथमिया कंडीशन का मतलब होता है एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट की जो रिदम होगी वो कैसी होगी, एबनॉर्मल होगी। कार्डियोमायोपैथी के शिकार हो सकते हैं ऐसे पेशेंटों में, कार्डियोमायोपैथी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अर्थात वीकनेस ऑफ हार्ट मसल्स, उनकी मसल्स कैसी होगी, वीकनेस होगी ड्यू टू डैमेज या इन्फेक्शन। सीओपीडी के शिकार हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हो सकता है ऐसे व्यक्तियों में। ऐसे व्यक्तियों की रिस्क इंक्रीज हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है ऐसे व्यक्तियों में, संभावनाएं रहती हैं। यदि जीआई कॉम्प्लिकेशन देखें हम तो ऐसे व्यक्ति क्रोनिक डायरिया के शिकार हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, ईसोफेजाइटिस हो सकती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ईसोफेगस, जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है, ईसोफेजियल कैंसर भी देखने को मिल सकता है ऐसे व्यक्तियों में। और ऐसे व्यक्तियों में क्योंकि अल्कोहल का जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो लीवर पर होता है और लीवर का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन में सहयोग करना, तो ऐसे व्यक्ति माल एब्जॉर्प्शन का शिकार हो सकते हैं। पैंक्राइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज। यदि हम न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस देखें, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखें ऐसे व्यक्तियों में तो एल्कोहल डेमेंशिया हो सकता है, एल्कोहल हेलुसिनेशन हो सकता है, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम हो सकते हैं, एल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम की कंडीशन हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, सीजर डिसऑर्डर हो सकते हैं, सबड्यूरल हीमाटोमा हो सकता है, कोरसकॉफ सिंड्रोम हो सकता है ऐसे व्यक्तियों में। समझने वाली बात है कि कोरसकॉफ सिंड्रोम होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में माल एब्जॉर्प्शन की संभावना रहती है, तो विटामिन बी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, B1 की कमी से ये कोरसकॉफ सिंड्रोम होता है, या फिर कह सकते हैं वर्निक्स एन्सेफलोपैथी हो सकती है। जो भी क्या है विटामिन B1 की कमी से होती है। B1 का मतलब होता है थायमिन कमी से। ऐसे व्यक्तियों में हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एल्कोहल हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, फैटी लीवर भी हो सकता है।
यदि साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखें हम, तो ऐसे व्यक्ति मोटिवेशनल सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो मोटिवेशन है लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, एब्सेंट होता है, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इम्पेयर्ड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग हो सकती है ऐसे व्यक्तियों की। सुसाइडल अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे ऐसे व्यक्ति, सुसाइडल अटेम्प्ट के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं ऐसे व्यक्तियों में। एंड मल्टीपल सबस्टांस अभी डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं, अर्थात एक साथ एक से अधिक सबस्टांस का यूज़ करेंगे ऐसे व्यक्ति। अल्कोहल के साथ साथ सिगरेट का, निकोटिन का यूज़ कर सकते हैं, गांजे का यूज़ कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम अल्कोहल अभी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन देखें तो BAC टेस्ट करवा सकते हैं। BOC यानी ब्लड अल्कोहल कंज्यूम, ब्लड में कितना अल्कोहल है उसके बारे में जांच करा सकते हैं हम। CDT टेस्ट करवा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी ट्रांसफेरेंट, जो कि एक बायोलॉजिकल मार्कर है। GGT टेस्ट करवा सकते हैं। GGT क्या है? एक लीवर एंजाइम है जिसका मतलब होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज लीवर एंजाइम। टेस्टोस्टेरोन लेवल का जांच करवा सकते हैं। अल्कोहल के पेशेंटों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम आता है। या फिर एस्टिमेशन ऑफ MCV करवा सकते हैं। MCV का मतलब होता है मीन कार्डियोवैस्कुलर वॉल्यूम, अर्थात ऐसे पेशेंटों में जो अल्कोहल के पेशेंट होते हैं इनमें RBC का साइज इंक्रीज मिलेगा आपको। MCV जांच कराएंगे जब आपको। यूरिन टॉक्सिसिटी भी करवा सकते हैं हम। सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी करवा सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस भी करवा सकते हैं। ऐसे लोगों में जो सीरम है वो क्या होगा? एबनॉर्मल होगा। LFT टेस्ट भी करवा सकते हैं हम, CBC करवा सकते हैं। ऐसे पेशेंटों की ECG करवा सकते हैं हम, सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट होगा और नर्सिंग मैनेजमेंट होगा। मेडिकल मैनेजमेंट में इसके दो गोल हो सकते हैं, एक तो इनिशियल गोल हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। इनिशियल गोल में जो रखा जाता है वो डिटॉक्सिफिकेशन को रखा जाता है, अर्थात उसको किसी तरह से अल्कोहल का यूज है वो कंज्यूम है वो कम करवाया जाए, रोका जाए उसको। दूसरा लॉन्ग टर्म गोल देखें तो लॉन्ग टर्म गोल में जो डिटॉक्सिफिकेशन केस होते हैं उनको एक कंटिन्यूटी बनाया जाए, उनको लॉन्ग टर्म तक उन अल्कोहल का यूज करने से रोका जाए, ये लॉन्ग टर्म गोल है। इसमें मेडिकेशन हो सकती हैं। मेडिकेशन मेनली 4 प्रकार की मेडिकेशन इसमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नैलट्रिक्सिम साल्ट की मेडिकेशन है जो कि ओरली दे सकते हैं हम, इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसका जो यूज होगा वो वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा अल्कोहल डिपेंडेंसी को इन शॉर्ट टर्म। थोड़े समय के लिए क्या करेगा? ये जो अल्कोहल डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा। इसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं नैलट्रेक्सोन के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो है नोजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है ऐसे पेशेंटों को, हेडेक हो सकता है, फैटिग हो सकती है। एकम प्रोस्टेट साल्ट के भी ड्रग्स दी जा सकती है पेशेंट को। ऐसे पेशेंट ये है वो पेशेंट उनको लिए दी जाती है ड्रग्स जिनकी क्रेविंग की इच्छा होती है, उनकी तीव्र इच्छा होती है। तो ये गोली क्या करती है? रिड्यूस करती है क्रेविंग को। और रिड्यूस करती है क्रेविंग को किस तरह रिड्यूस करेगी? जो गामा GABA है गावा, उस पर उसको क्या करेगी? इनहिबिट करेगी, अर्थात गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड को क्या करेगी? इनहिबिट करेगी। उसके फलस्वरूप जो पेशेंट का क्रेविंग है वो डिक्रीज हो जाएगा, इच्छा है उसकी अल्कोहल यूज करने की। तीसरी मेडिसिन के रूप में हम दे सकते हैं डिजोल्फिरम दे सकते हैं। यह क्या करती है? जो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम होती है उनको सही सुधार करने में हेल्प करती है। इसका डोज 1 से 2 वीक तक पर डे दिया जाता है, एक बार दिया जाता है दिन में, और काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो अगला है इसी में डोज है टोपायरमेट। टोपायरमेट जो है एक एंटी सीजर ड्रग्स है और उसको जो अल्कोहल इंड्यूस्ड डिलीरियम के पेशेंट होते हैं उनके लिए दी जाती है। ये हेल्पफुल होती है
अल्कोहल डिपेंडेंसी पेशेंटों में। अगला जो साल्ट है बिक्लोफेन, ये भी दे सकते हैं, क्योंकि जिन पेशेंटों में अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं तो उनमें पेन एब्डोमेन हो सकता है, तो ये पेन एब्डोमेन मसल्स रिलैक्टेंट का काम करती है, एंटी स्पाज्मोडिक का काम करती है। यदि हम इसके स्टेप देखें मेडिकेशन की किस तरह, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब है ट्रीटमेंट करेंगे अल्कोहल विद विड्रॉल सिम्टम, जो सिम्टम जिनमें आ रहे हैं उनके लिए है। ड्रग ऑफ चॉइस है वो इसमें रखी गई है, डाइजीपाइन ड्रग्स हैं वो रखी गई हैं। ये केस सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हो सकती है। मोस्ट कॉमनली जो ड्रग्स यूज की जाती है वो है क्लोर डाइजेपॉक्साइड। इसकी डोज 80 से 200 mg डेली पर डे यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो डाइजीपाम है 40 से 80 mg पर डे डिवाइडेड डोजेज में यूज करते हैं। जो पेशेंट डिलीरियम ट्रेमर्स से शिकार होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए भी स्टेप उपयोग में ले सकते हैं। जो डिलीरियम ट्रेमर्स है इसको कह सकते हैं हम अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ये मोस्ट सीवियर कंडीशन होती है किसकी, अल्कोहल विड्रॉल की। ऐसे पेशेंटों में रैपिड ऑनसेट ऑफ कन्फ्यूजन रहता है, एजिटेशन रहता है, अर्थात एक स्टेट होती है रेस्टलेसनेस की। ऐसे पेशेंट रेस्टलेस बेचैन रहेंगे और उनकी मोटर एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे पेशेंट जो है अल्कोहल डिपेंडेंसी डिलीरियम के होते हैं उनमें अटेंशन कम हो रही, इम्पेयर्ड अटेंशन रहेगी, अल्टर्ड अवेयरनेस रहेगी। ऐसे पेशेंटों को यदि ट्रीट नहीं किया जाए तो यह थोड़ा घातक हो सकता है, तो ऐसे पेशेंटों को ट्रीट करने के लिए आईवी दवा एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, फ्लूइड एडमिट की जाती है। रेस्टलेसनेस को दूर करने के लिए और एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी दी जाती हैं। और यदि किसी तरह के ऐसे पेशेंट में इंजरी को रोकने के लिए उनको रिस्ट्रेन किया जाता है। अगला है ट्रीटिंग सीजर्स को ट्रीट करने का प्रयास किया जाएगा। सीजर्स जो है इनको ट्रीट करने के लिए हम 2 तरह के ड्रग्स दे सकते हैं कॉम्बिनेशन में, बेंजोडाइजीपाइन ग्रुप की ड्रग्स दे सकते हैं और एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स भी दे सकते हैं। बेंजोडाइजीपाइन ड्रग्स हैं उनमें है एल्प्राजोलम है, डाइजीपाम है, लोराजीपाम है, क्लोनाजीपाम है, और एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स है वो है फेरेंटोइन। ये ड्रग्स का यूज किया जा सकता है। ट्रीटिंग साइकोसिस, यदि किसी पेशेंट में अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के साथ साथ साइकोसिस की कंडीशन में पहुंच गया है, जैसे हेलुसिनेशन कंडीशन को रोकने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हेलोपेरिडोल का यूज किया जाता है। या फिर जो पेशेंट है जिनमें विटामिन B1 की कमी हो गई है, तो ऐसी जो कोरसकॉफ सिंड्रोम है उसको रोकने के लिए विटामिन B1 के सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ये तो मेडिकल मैनेजमेंट था। इसके साथ साथ हम ऐसे पेशेंटों को जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, कोई अल्कोहल एब्यूज डिसऑर्डर के सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, इनको साइकोलॉजिकल थेरापी प्रोवाइड की जाती है। जो साइकोलॉजिकल थेरापी का एक स्टेप होते हैं, उन स्टेप को ध्यान रखा जाता है। ब्रीफली इंटरवेंशन, जो ब्रीफली इंटरवेंशन होता है वो पेशेंट सेंटर्ड होता है। मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरापी प्रोवाइड की जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी प्रोवाइड की जाती है। कंबाइंड बिहेवियर थेरापी प्रोवाइड की जाती है। फैमिली इंटरवेंशन किया जाता है। रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक यूज की जाती है। रिलैप्स मतलब जो पेशेंट है वो वापस अपनी जो अल्कोहल को अल्कोहल छोड़ चुका होता है वो वापस अल्कोहल की तरफ डाइवर्ट नहीं हो, उसको रोकने की एक टेक्निक है रिलैप्स प्रिवेंटिव टेक्निक को यूज किया जाता है। ग्रुप थेरापी प्रोवाइड की जाती है एंड अदर प्रोग्राम भी उनको दिए जाते हैं। यदि हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम 3-4 नर्सिंग डायग्नोसिस देख सकते हैं। ऐसे पेशेंटों में
अल्टर्ड हेल्थ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू इनएबिलिटी आइडेंटिफाई मैनेज सिक आउट हेल्प टू मेंटेन देयर हेल्थ। रिस्क फॉर इंजरी हो सकती है ऐसे पेशेंटों में रिलेटेड टू हेलुसिनेशन के कारण हो सकती है या फिर डिलीरियम के कारण हो सकती है। इनएक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग, ऐसे लोग क्या अपने आप को कोऑपरेशन पुअर कोऑपरेशन होने के कारण इसको जो नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है इनएक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर, या फिर कह सकते हैं इनएफेक्टिव डेनियल रिलेटेड टू वीक अनडेवलपिंग ईगो लेक ऑफ इंसाइट के कारण भी हो सकता है। ये कुछ डायग्नोस्टिक हैं, डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोस्टिक, इनके आधार पर हम नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर जो है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपको नए वीडियो चाहिए तो उनके बारे में मुझे बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए सहर्ष उपलब्ध हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।